दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया से सिंगापुर आप कौन कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के प्रोसीड्यूर क्या क्या हो सकता है, क्या किस तरह से आपको बायर मिलेंगे, आपको अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो बजट कितना होना चाहिए, आप प्रोडक्ट को डिसाइड कैसे करिए कि किस प्रोडक्ट पे आपको काम करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प कर सकती हैं, कौन कौन सी प्राइवेट आप ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हेल्प कर सकते हैं, आपको कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो तमाम चीज़ें जो आपको इंडिया से सिंगापुर में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत है, वो तकरीबन तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया से सिंगापुर अगर आपको माल एक्सपोर्ट करना है तो पहले आप जान लीजिए कि सिंगापुर की स्टैंडिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया में से। तो इंडिया से सिंगापुर में माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। सिंगापुर इज द 6th एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का 6 नंबर का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सिंगापुर है, यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जिस कंट्री में हो रहा है वो आज की डेट में यूएसए है, अमेरिका है। उसके बाद सेकंड में चाइना आता है। चाइना में भी इंडिया का बहुत माल एक्सपोर्ट होता है। चाइना के बाद फिर यूएई आता है। यूएई के बाद फिर हांगकांग, उसके बाद बांग्लादेश आता है और फिर 6 नंबर पे सिंगापुर आता है। यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वाइज देखा जाए तो सिंगापुर में 6 नंबर पे इंडिया में आता है, यानी कि इंडिया से बहुत माल ऑलरेडी सिंगापुर में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया से सिंगापुर में कौन कौन से प्रोडक्ट जा रहे हैं, ये जान लेना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि ऑलरेडी ये सब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तादाद में जा रहे हैं। इंडिया से सिंगापुर में बहुत से छोटी बड़ी चीजें जा रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत कम जा रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ जो बहुत ज़्यादा जा रही है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ जा रही है इंडिया से सिंगापुर वो है रिफाइंड पेट्रोलियम। रिफाइंड पेट्रोलियम इंडिया से सिंगापुर बहुत ज़्यादा जा रहा है। तकरीबन जितना भी प्रोडक्ट इंडिया से आज की डेट में सिंगापुर जा रहा है उसका 38% सिर्फ रिफाइंड पेट्रोलियम जा रहा है। इसके अलावा स्पेशल पर्पज़ शिप्स जा रहे हैं, इसके अलावा पैसेंजर शिप्स जा रहे हैं, कार्गो शिप्स जा रहे हैं, इसके अलावा टक बोट्स जा रहे हैं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बहुत से जा रहे हैं, इसके अलावा व्हीकल्स के पार्ट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इसके अलावा गैस टर्बाइंस जा रहे हैं, इसके अलावा ज्वेलरीज जा रही है। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इंडिया से सिंगापुर एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा डायमंड्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से सिंगापुर। इसके अलावा रॉ एल्यूमिनियम वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा सिंगापुर एक्सपोर्ट हो रहा है। आप रॉ एल्यूमिनियम के इजीली आप प्रोक्योर कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से सिंगापुर। इसके अलावा सिंथेटिक कलरिंग मैटर है सिंथेटिक, वो इंडिया से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंगापुर में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा एक्सरेज और अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारी होती है, एक्सरेज होती है और मेडिकल मशीन्स होती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से जो है सिंगापुर में एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा राइस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा कार्ब्स जिसको झींगा भी बोलते हैं या और भी बोलते हैं, इसको केकड़ा भी बोलते हैं बंगाली में और हिंदी में शायद झींगा बोलते हैं, कार्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा अदर सी फूड्स, सी की दूसरी फूड्स यानी कि फिश है या प्रॉन्स है, ये सब भी ऑलरेडी इंडिया से बहुत ज़्यादा सिंगापुर में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा ग्राउंड नट्स जिसको मंकी नट्स भी बोलते हैं, जिसको चीना बादाम भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से सिंगापुर में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा काशू नट्स जिसको हम लोग काजू बोलते हैं, काजू बादाम, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया से सिंगापुर में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा अनियन यानी कि प्याज बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है सिंगापुर। इसके अलावा कोको बहुत ज़्यादा इंडिया से सिंगापुर एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा दूसरे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब भी इंडिया से सिंगापुर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये तो टॉप चीज़ें हैं जो टॉप में आती हैं, जो इंडिया से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी कम तादाद में इंडिया से सिंगापुर एक्सपोर्ट हो रही है, मगर वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अंदर गारमेंट्स आता है, जिसके अंदर गारमेंट्स में कॉटन गारमेंट्स आता है, रेडीमेड गारमेंट्स आता है। ठीक है, इसके अलावा फुटवेयर्स भी आता है, ये सब भी ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा सिंगापुर में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो टॉप लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब ये बात आती है कि आपको प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना चाहिए। प्रोडक्ट डिसाइड करने का तरीका ये देखिए कि आप 2 तरीके से प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने कोई कंट्री चुन ली, टारगेट कंट्री बना ली कि इस कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है। उस कंट्री में इंडिया से जो माल बहुत ज़्यादा जा रहा है उसकी लिस्ट निकाल ली आपने, और उस माल से, उस लिस्ट से आपको जो प्रोडक्ट आपको इजीली अवेलेबल है उसके साथ आपने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंट्री आपने डिसाइड की हुई है कि इस कंट्री में ही हमको एक्सपोर्ट करना है। एक ये तरीका है।
मगर ये एक लिमिटेड अप्रोच है, क्योंकि वहाँ पे कंट्री आपने स्पेसिफाई कर लिया कि इस कंट्री के ही ऊपर आप जो है एक्सपोर्ट कीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो आपका खुद मैन्युफैक्चरिंग है या आपने कहीं से प्रोक्योर किया है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको बायर ढूंढना है, वो बायर आपको कहीं से मिले, किसी भी कंट्री से मिले, आपको एक्सपोर्ट करना है। तो दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास इजीली अवेलेबल है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास अगर है, उस प्रोडक्ट का बायर आपको किसी भी कंट्री में मिल रहा है, आप उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके में से आपको जो तरीका बेहतर लगता है आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट टॉप लिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही हैं आप उन चीज़ों के साथ ही एक्सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर इन चीज़ों के अलावा कोई दूसरी चीज़ आपके पास है जिससे अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ के साथ भी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कोई भी आपके पास हो, आप उसके साथ एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बायर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपना कोई कंट्री स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, अगर आपने कोई कंट्री स्पेसिफाई कर लिया, फिर आपको देखना पड़ेगा उस कंट्री में जो चीज़ जा रही है उसके साथ अपना एक्सपोर्ट आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, प्रोडक्ट आपको डिसाइड कर लिया। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है एक्सपोर्टर का, न्यू एक्सपोर्टर का भी और ओल्ड एक्सपोर्टर का भी, वो ये होता है कि बायर कहाँ से मिले। क्योंकि जो नया एक्सपोर्टर है वो अपने एक्सपोर्ट को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, उसको स्टार्ट करने के लिए बायर चाहिए। जो पुराना एक्सपोर्टर है उसको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसको एक्सपैंड करने के लिए और न्यू बायर उसको भी चाहिए। तो बायर एक हमेशा जो है कांस्टेंट कंसर्न एक रहता है एक्सपोर्टर का कि बायर कहाँ से मिले। बायर कहाँ से मिले इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है, ठीक है। उसमें तकरीबन 20-22 तरीका में डिस्क्राइब किए हैं कि आपको किस तरह से बायर मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक दे देंगे, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जाके वहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए कि हाउ टू गेट फॉरेन बायर्स करके, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाए कि आप उसको देखिए। उसमें 20 से 22 तरीका में डिस्क्राइब किए जिससे आपको बायर कहाँ से मिले, आपको हर पॉसिबिलिटीज़ जो है वहाँ पे हमने डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। बायर आपको कैसे मिले। एक सबसे आसान तरीका बायर ढूंढने का ये है कि आप सिंपल गूगल सर्च के जरिए आपको बायर मिल सकता है, क्योंकि आज का दौर है, आज का ज़माना है वो क्या है, वो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का टाइम है। पहले जब इंटरनेट नहीं था तो इंसान को बायर ढूंढने के लिए दूसरी कंट्री में फ्लाई करके जाना पड़ता था। वहाँ पे जाने के बाद आदमी जो है वहाँ पे बायर इंपोर्टर की लिस्ट निकालता था, येलो पेजेस से ढूंढ के उनके कॉन्टैक्ट्स निकालता था, फिर जाके उनसे मिलता था, फिर जाके वहाँ पे वो बायर से बातचीत कर पाता था। आज इंटरनेट का ज़माना है, हर कंपनी छोटी बड़ी हर तरह की कंपनी कम से कम अपना इंटरनेट प्रेजेंस रखती है, चाहे वो गूगल का बिजनेस पेज हो या फेसबुक का बिजनेस पेज हो, मगर कुछ भी हो सकता है, या उसका खुद का वेबसाइट हो, मगर इंटरनेट में तकरीबन हर कंपनी की प्रेजेंस आज की डेट में है। तो आपको सिंपल गूगल सर्च के जरिए आपको बायर और इंपोर्टर जो है मिल सकते हैं। और आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप भी अपना इंटरनेट प्रेजेंस स्ट्रांग रखिए अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अगर बायर से कांटेक्ट कीजिएगा, बायर से बात कीजिएगा या बायर को पिच कीजिएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा, तो बायर भी क्रॉस चेक करेगा, वो भी देखेगा कि आप जो बता रहे हैं अपनी कंपनी का नाम, वो इंटरनेट में प्रेजेंस उसकी है कि नहीं है, वो कंपनी कौन है क्या है। तो अपनी भी आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले अपनी जो बिजनेस प्रोफाइलिंग है और एक्सपोर्टर प्रोफाइल है उसको दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अपने लिए एक अच्छा सा वेबसाइट बनवा लेना है। आपको जब बायर का डेटा मिल जाए, आपको बायर की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बायर के मेल की लिस्ट आपको मिल जाए, इंटरनेट से चाहे हो या कहीं से भी हो, या उसका फ़ोन नंबर मिल जाए, तो आप उसको फ़ोन में कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। अगर आप मेल उसको कीजिए तो अपनी वेबसाइट का लिंक आप दे दीजिए। एक शॉर्ट मेल लिखिए, बहुत लंबा मेल मत लिखिए, शॉर्ट मेल अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस करिए और बताइए कि हम इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना मेल का, अपना वेबसाइट का आप उसको लिंक दे दीजिए, बोलिए कि आप उसको चेक कर लीजिए मेरी वेबसाइट को, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अपनी वेबसाइट में आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे आप रखिए। और जब भी बायर को आप मेल कीजिए तो मेल में हल्का सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, और साथ में अपना वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा अगर आप मेल लिखिएगा तो बायर उस मेल को नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आपको शुरू में बायर जो है इंटरटेन नहीं करेगा, उस मेल को पूरा नहीं पढ़ेगा। अगर 1-2 सेंटेंस, 5-6 सेंटेंस में आपका मेल आपका हो, छोटा सा मेल हो, तो हो सकता है वो पढ़ भी ले और बाद में आपकी वेबसाइट की लिंक हो सकता है उसके अंदर भी वो जाके उसको भी देख ले, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब देखिए, आपको बायर के कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं। उस वीडियो को देखिए। आपको करना होगा क्या, कांटेक्ट मिलने के बाद या मेल किया या कॉल किया, कॉल करने के बाद आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बायर से परचेस ऑर्डर लेना है, ठीक है। परचेस ऑर्डर आपको मिलेगा तो ही आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो पाएगा। तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि परचेस ऑर्डर लेना। हो सकता है उससे पहले बायर आपको यही बोले कि आप सैंपल दीजिए, अगर सैंपल मांगता है तो आप सैंपल उसको शिप करवा दीजिए, ठीक है, या कुरियर करवा दीजिए, जो भी हो, ठीक है। तो ये तरीका है, आपको बायर मिल गया। अब बायर मिल जाने के बाद आपको उसको बायर को सैंपल भेज देना है, सैंपल अप्रूव हो गया। सैंपल अप्रूव हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो शिपमेंट है वो आपको शिपमेंट पूरी कर देना है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है।
कि आपको जब भी आप डील कीजिए तो आपको पेमेंट टर्म्स जितने हैं आपको सब पता होना चाहिए कि किस पेमेंट टर्म्स में आपको बात करना है। इनको टर्म्स जो होते हैं उसका आपको पूरी आइडिया होना चाहिए कि इनको टर्म्स क्या है। बायर ने कोई टर्म दिया, आप अगर उस टर्म्स फेमिलियर नहीं है तो आप उसमें राजी नहीं होइएगा। आप पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या टर्म्स होते हैं एक्सपोर्ट में और कौन कौन से बेहतर टर्म्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में सब बोलते हैं एलसी कीजिए, एलसी कीजिए। एलसी शुरुआत में कोई भी हो सकता है सामने वाला आपके लिए एलसी खुलवाना ना चाहे, क्योंकि एलसी खुलने में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो और भी डिफरेंट पेमेंट के मोड्स हैं, मेथड्स हैं जिनके जरिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो हम डिस्क्राइब करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, जिसमें पेमेंट के मोड्स जो है एक्सपोर्ट के वो डिस्क्राइब करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने ये बताना चाहा था कि इंडिया से सिंगापुर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया आपने, सैम्पलिंग कर ली, सैम्पलिंग भेज दिया, अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जरा जान लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं एक्सपोर्ट में। डॉक्यूमेंटेशन मेनली जो लगते हैं वो सबसे पहले आपकी कंपनी एक होना चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई भी एक कंपनी हो। एक लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, एक कंपनी होना चाहिए। उस कंपनी के नाम के ऊपर एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 500 रुपये में तकरीबन बन जाता है, एक दिन में बन जाएगा। ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा पैसे लगते हैं, ना ज़्यादा मेहनत लगती है। आप ऑनलाइन बना सकते हैं, ऑफलाइन बना सकते हैं। सुबह आप अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन, शाम को आपको वो मिल जाएगा। 500 रुपये खर्च होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो ये रिकमेंडेड है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का आपके पास RCMC होना चाहिए। ये RCMC क्या होता है, RCMC का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबर बनिएगा, उनकी कुछ फीस होती है, एनुअल फीस होती है, वो पैसे देने के बाद आप मेंबर बनिएगा तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये RCMC आपको एक्सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर RCMC नहीं हुआ तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, मगर बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपके पास RCMC नहीं है। इसलिए RCMC एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप उसको ले लीजिएगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी आपको जब भी मिलेंगे जब आपके पास RCMC होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, काउंसिल्स हैं जो कि एक्सपोर्टर्स को मदद करते हैं एक्सपोर्ट करने में। तकरीबन 30 या 32 डिफरेंट बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काउंसिल्स हैं जो एक्सपोर्ट के अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गारमेंट के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक अलग है, ठीक है। मान लीजिए लेदर फुटवेयर के लिए उसके लिए अलग है, ठीक है। मान लीजिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए उसके लिए एग्रो अलग है, ठीक है। तो इस तरह से 30-32 डिफरेंट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो कि एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। वो लोग खुद एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, एक्सपोर्टर्स को मदद करते हैं इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो एक्सपोर्ट करने के दौरान या एक्सपोर्ट करने से पहले तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरी हेल्प करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, कॉन्टैक्ट्स के लिहाज से। और मेनी केसेस में आपको ये बायर भी देते हैं, ठीक है। कुछ बायर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कुछ बायर हो सकता है आपको चार्ज भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल ज़्यादातर आपको ऐसे जो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट वो होते हैं वही दे देते हैं, मगर ये आपको जब भी देंगे जब अगर ऑथेंटिक बायर इनके पास होगा तो ये ऑथेंटिक एक्सपोर्टर को प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी भी अगर देखा जाए तो अपनी भी इनकी भी क्रेडिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जेन्युइन बायर को ही ये जेन्युइन एक्सपोर्टर से कांटेक्ट करवाते हैं। मान लीजिए आप नए नए एक्सपोर्ट में आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट इनसे नहीं कीजिए कि ये आपको बहुत बड़े बड़े बायर दे देंगे, मगर ये बायर मेनी ऑफ द केसेस भी आपको बायर देते हैं, ठीक है। और आप सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के वेबसाइट के अंदर जो बायर्स हैं उनकी लिस्ट आपको ओपनली भी अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है किस तरह से आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी बायर मिलते हैं, ठीक है। तो बायर भी आपको दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बहुत सारे फायदे हैं एक्सपोर्ट के दौरान भी, एक्सपोर्ट के बाद भी, ठीक है। अब रहा सवाल, बहुत से लोग पूछते हैं कि एक्सपोर्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने बजट कितना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब कर दिया हमने, आपको वेबसाइट चाहिए अपनी बता दिया हमने आपको। वेबसाइट आपको 1000-1500 में आप खुद से बना सकते हैं, 5000 में आपको कोई डेवलपर बना देगा, तो वेबसाइट भी बहुत कम पैसे में आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या बच गया, अब ये बच गया कि आपके जो प्रोडक्ट में जो खर्चा लग रहा है वो कितना हो सकता है, यानी कि बजट कितनी हो सकती है। तो बजट डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है और आपको ऑर्डर कितना बड़ा मिला है, ठीक है। शुरू में रिकमेंड यही किया जाता है कि आप कम ऑर्डर लीजिए, अगर बड़ा ऑर्डर आपको मिल भी रहा है तो आप उसको मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। आप छोटे ऑर्डर से स्टार्ट कीजिए ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत लॉस वॉस भी हो सकता है आपने अपनी जो कॉस्टिंग है या कोटेशन जो है वो आपने सही नहीं निकाल पाए हैं, आप स्टार्ट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी अगर थोड़ा लॉस वॉस हो तो आपको थोड़े बहुत लॉस से आप बच जाइए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपको साथ साथ एक्सपोर्ट के साथ साथ बहुत चीज़ सीखना भी बाकी है।
तो आपको कम ऑर्डर लेना है। अगर बड़ा ऑर्डर मिल भी जाए तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, छोटा ऑर्डर लीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई मेंटर नहीं, अगर कोई आपके पास मेंटर है या कोई गाइड है जो बड़े एक्सपोर्ट करता है, जो हैंडल करना जानता है, तो आप बड़े ऑर्डर ले लीजिए। आप उसके अंडर गाइडेंस आप काम कर सकते हैं। अगर आप खुद से काम करना चाह रहे हैं तो छोटे ऑर्डर लीजिए और प्रोडक्ट जो है आप वही चुनिए जो आपके मान लीजिए बजट के अंदर हो, ठीक है। लोन वोन के चक्कर में मत पड़िए शुरुआत में लोन ले लिया आपने, बड़े ऑर्डर को डिटेन कर दिया आपने, एक्सपोर्ट कर दिया और लॉस हो गया, वहां से भी आपका लॉस, सर दर्द वो अलग और लोन वाले आपके पीछे अलग पड़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल सेफली काम कीजिए, शुरू में 1-2 बार एक्सपोर्ट कर लीजिए। जब एक्सपीरियंस गेन हो जाए, आपको पता चल जाएगा काम कैसे होता है, तो फिर आप बड़े ऑर्डर भी लीजिए। तो फिर जरूरत पड़े तो आप बैंक से लोन भी ले लीजिए, ठीक है। मगर शुरू में बैंक वाले खुद ही आपको लोन नहीं देंगे जब तक वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं देख लेंगे, 1-2 साइकिल आपकी नहीं देख लेंगे कि एक्सपोर्ट हुआ, आपने किया एक्सपोर्ट, तब तक आपको शुरू में बैंक वाले भी लोन नहीं देंगे। बाद में जब एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बैंक वाले खुद आपको अप्रोच करेंगे, सामने से आएंगे, आपको लोन ऑफर करेंगे। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बजट का भी मामला हो गया कि बजट आपको कितना चाहिए, पूरा डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और ऑर्डर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या बचिया, तो तकरीबन तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। हाँ, आपका इंसेंटिव, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बैठ नहीं जाना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट से अच्छे खासे इंसेंटिव मिलते हैं, उसके अप्लाई करना है और इंसेंटिव आपको ले लेना है। इंसेंटिव आपको मिल जाने के बाद आपका समझ लीजिए एक्सपोर्ट का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक्सपोर्ट कर दिया, पेमेंट आ गई, इंसेंटिव लेने के बाद आपकी जो जर्नी है, जो साइकिल है एक्सपोर्ट की, वो खत्म होती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे इस वीडियो में एक्सपोर्ट आप इंडिया से किस तरह से सिंगापुर में कीजिएगा, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी और मेरे ख्याल से हमने उसको एक्सप्लेन किया भी है। अगर कोई फिर भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।